मियाँ नवाज शरीफ के साथ वफादारी जो है वो उसको अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। जब नवाज शरीफ साहब जेल जाने के लिए आए थे, शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट नहीं पहुंच मैं सके तो थे। उसका ऐनी शाहिद हूँ ना। अता ताड़ड़ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हो सकता है, वज़ीर आला बन सकता है, या ये ख़ानदान तक नशिस्ते महदूद। अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में आज एक बहुत नौजवान सियासतदान जो कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बहुत वोकल हैं, उनसे आपका तारुफ़ करवाना है। आप सब उन्हें जानते ही हैं, उनकी गुफ्तगू का लुत्फ़ भी उठाते हैं, बड़ी गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वज़ीर आज़म के आजकल खुसूसी माविन भी हैं, मुशीर भी हैं, दाखिला और कानूनी उमूर देखते हैं। जो नौजवान क़यादत आ रही है उसमें एक बड़ा अहम नाम है, और मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि वी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आज अताउल्लाह ताड़ड़ साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सोचा था कि सियासत में आने का, क्योंकि ख़ानदान तो आपका है ही सियासत में, या ये कोई हादसा हुआ? बहुत शुक्रिया अमार साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ, आपने मदू किया। सियासत के जरासीम शुरू से ही पाए जाते थे, और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस हर साल लड़ना, पैनल खड़ा करना, जोड़ तोड़ करना, तो वो पुराना वक्त था। उसमें बड़ी जद्दोजहद भी की, और बतौर स्टूडेंट लीडर के वकला तहरीक में भी शरीक रहे, और एक साल पूरा पढ़ाई को छोड़ के तो सड़कों पे जद्दोजहद में रहे। तो काफ़ी हमारे साथ उस वक्त के जो साथी थे जद्दोजहद के, वो फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों में चले गए। फ़ारूक हबीब हमारे साथ थे, चंद और नाम है, वो भी हमारे साथ थे उस वक्त। तो ये सियासत का शुरू से एक जुनून था कि कुछ किया जाए अपने मुल्क के लिए, और सियासत से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, और अवामी खिदमत से बेहतर सियासत कोई नहीं है। जब आप तलबा की सियासत करते थे, किस जमात से करते थे? हमने उस वक्त जब शुरू किया तो हमने एक स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनाई, उसको सैक कहते थे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं थी। वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अक्रॉस द बोर्ड स्टूडेंट्स, लाहौर बेस्ड तंजीम थी, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स, यूईटी, यूएमटी, यूसीएल, एलएससी, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर की, उनसे उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल थे। और उसमें कोई सियासी जमात किसी का कोई अमल दखल था, ना किसी के साथ वो एफिलिएटेड थी। मगर जब कॉल दी जाती थी, अब मुझे याद है कि परवेज़ इलाही साहब ने एक मुजाहरा हुआ था जो इमरान खान साहब की बहनों ने किया था बरकत मार्केट लाहौर में, उस पर तशद्दुद करवाया, और मर्द पुलिस हजरात ने इमरान खान की तीनों बहनों के ऊपर तशद्दुद किया। हम उस बतौर स्टूडेंट लीडर उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में शरीक थे, उस एहतजाज में शरीक थे, क्योंकि तब हमारा जो अलायंस था, जनरली प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस का जो अलायंस था, वो एंटी मुशर्रफ था और प्रो लॉयर्स मूवमेंट था। तो सियासी जमातों जब कॉल देती थी कि पीएमएलएन की कॉल है, पीपल्स पार्टी की कॉल है, पीटीआई की कॉल है, तो इकट्ठे होकर इसमें ज़रूर जाया जाता था। मगर हमारी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी उस दौर में थी, और हमने खासा उसमें अपना किरदार अदा किया। लेकिन मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग आपके खून में है। रफ़ीक ताड़ड़ साहब, साहिरा अफजल ताड़ड़ साहिबा, बड़े मुश्किल हालात में वो इलेक्शन लड़ती हैं, और मैं ख़ुद उनका बड़ा मोतरफ़ हूँ। तो मतलब आपके पास डिविएट करने की गुंजाइश भी नहीं थी। नहीं, ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून हमारे खून में शामिल है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे दादा की दोस्ती मियाँ शरीफ मरहूम के साथ थी, और नस्ल दर नस्ल ये मामला चला है, और जो पार्टी के साथ लॉयल्टी है वो बिल्कुल खून में शामिल है। तो वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल एफिलिएशन शुरू से ही, वो चाहे चची का इलेक्शन लड़ने हाफसाबाद जाना होता था, या गुजरांवाला में अपने हलके में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना होता था, मगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो की वो एक नॉन पार्टिजन प्लेटफॉर्म से की, बिकॉज उसमें फिर तमाम तरह के स्टूडेंट्स जो हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वो शरीक होते थे। तो पार्टी की लॉयल्टी तो वो खून में रची बसी है। अच्छा, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और एहतजाज भी किए, और यकीनन लॉन्ग मार्च भी किए होंगे, धरने भी किए होंगे। अगर इस वक्त आप स्टूडेंट लीडर होते तो क्या आप महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे होते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं महंगाई के कॉज के ख़िलाफ़, कि महंगाई का कॉज कौन है या क्या है, ये महंगाई कैसे हुई। क्योंकि हम जो 2018 में पाकिस्तान छोड़ के गए थे, उसमें महंगाई की शरह 4% थी, और शरह नमू जो थी वो आप 5.8%, 5.8%,
और उसकी प्रोजेक्शन 6.4% पे थी। तो हम तो पेट्रोल भी सस्ता छोड़ के गए थे, बिजली भी सस्ती छोड़ के गए थे, बिजली के कारखाने भी लगा के गए थे, लोड शेडिंग का खात्मा भी करके गए थे, सड़कों का जाल भी बिछा के गए थे, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां भी बना के गए थे, PKLI जैसे इंस्टीट्यूट खड़े करके गए थे। तो महंगाई कब हुई, कैसे हुई, पिछले 4 साल की दास्तान है कि जिन्होंने काम कम किया और बातें ज़्यादा। लेकिन ये दास्तान सुनाते सुनाते 1-1.5 साल तो आपको भी हो गया। बिल्कुल हो गया, तो बिल्कुल हो गया। आपको उसका फील नहीं होता कि अब लोग ये बात सुन सुन कर थक गए? मैं ये समझता हूँ कि हमने अपनी कारकर्दगी से साबित किया कि हम इस मुल्क को चलाने के अहल थे। 4 साल का डैमेज, हज़ारों अरब रुपए का कर्जा, एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते कि जो लगाया हो, पाया तकमील तक पहुँचाया हो। हर मर्ज़ की दवा क्या थी कि जी काली ऐनक लगाओ और तर्जुमानों का इजलास बुला लो। सुबह तर्जुमानों का इजलास, दोपहर को तर्जुमानों का इजलास, शाम को तर्जुमानों का इजलास। अगर मईशत पे इजलास किए होते और देखें IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा। फाइनेंस मिनिस्टर 4 या 5 तब्दील किए और जिस पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते थे उसी पीपल्स पार्टी के 2 फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख साहब और शौकत तरीन साहब को लगाया। या तो तब उनकी पॉलिसियाँ गलत थी या इनके दौर में गलत थी। ये नहीं हो सकता कि आप उनकी माजी की पॉलिसियों पर तनकीद करें और अपने दौर में वजारत ख़जाना की कुंजी उनके हवाले कर लें। लेकिन ये तनकीद तो आप पे भी हो सकती है। पहले मिफ्ताह इस्माइल साहब को लगाया गया, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब आ गए। इसहाक डार साहब जिस तरह आए थे वो यूँ लग रहा था कि इसहाक डार साहब चारों शाने चित कर देंगे IMF को, वो फिर अवाम चारों शाने चित हो गए। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, मिफ्ताह इस्माइल साहब की पार्टी में एक अपनी हैसियत थी। डार साहब की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से समझा गया कि उनके पास ये काबिलियत है कि मिफ्ताह साहब ये वजारत चला लेंगे। डार साहब जब वापस आए तो ये डार साहब ने माजी में IMF को कई दहाइयों पे डील किया, IMF के प्रोग्राम मुकम्मल भी किए और जो ग्रोथ थी उसको बढ़ाया। 2013 से 18 का दौर आप देख लें, वो एक मिसाली दौर था। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो आके IMF का एग्रीमेंट फाइनल हुआ है और उससे पहले भी जो काविशें हुई हैं UAE के साथ, सऊदीया के साथ, चाइना के साथ, और जो उन्होंने इमदाद फराहम की है, और अब IMF की एग्रीमेंट के बाद बड़ी तगदो के बाद वो एग्रीमेंट हुआ। आज देखें ना, आज अच्छी खबर सुबह सुबह आई कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इतनी ऊपर गई कि फिर वो बिज़नेस रोक देते हैं जब 5% से ऊपर चला जाए। और डॉलर की आप कदर में कमी देख लें, रुपया मुस्तहकम हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ये IMF की डील ना होती तो एक डिफ़ॉल्ट की तलवार लटकती रहती। और जिस मुल्क की जड़ों को खोखला किया गया तब्दीली सरकार की तरफ से, बड़े बड़े दावे किए गए, मतलब जो पोस्टर बॉय था इनका असद उमर आज कहाँ पे है, जिसने दावे किए थे कि इकॉनमी को ठीक करेगा। ग्रोथ को ले आए 5.8% से 0.3 के ऊपर और महंगाई को ले आए 4% से 20% के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि डार साहब ने आके चीज़ों को स्टेबलाइज भी किया, इस्तेहकाम आया है, IMF का आपका एग्रीमेंट फाइनल हुआ है, दोस्त ममालिक की तरफ से जो कमिटमेंट्स की गई हैं, जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से कमिटमेंट्स की गई हैं, वो टाइम के साथ साथ पूरी होंगी। मज़ीद इस्तेहकाम आएगा, रुपया मुस्तहकम होगा, आपकी मईशत में बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि डार साहब ने आके एक संजीदगी आई है, संजीदगी के अलावा एक एफर्ट नज़र आई है। उनका कई दहाइयों का तजर्बा है इकॉनमी को डील करने का, और मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह दिन ब दिन हालात बेहतर होंगे। अच्छा, अब IMF की डील, पहली बात तो ये है कि जो पैसे मिल रहे थे वो इतनी बड़ी रकम नहीं थी, क्यों ये क्रिटिकल थी? दूसरा, इस बारे में बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी वजह से हुआ, वज़ीर आज़म भी हर एक को क्रेडिट देते फिर रहे हैं। तो आप चूँकि बड़े क्लोज हैं और आप बहुत खुश भी थे कि ये मुआहिदा साइन हो गया, आपके ख्याल में क्यों ये इतना क्रिटिकल था और इसका असल क्रेडिट किसको जाता? देखिए, जब माजी की हुकूमत ने IMF की डील को ताख़ीर का भी शिकार किया हो, उसको मंतकी अंजाम तक भी ना पहुंचाया हो और सियासत की हो IMF के नाम पे, तो जो रियासत बचाने आए थे ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इसको उसके पाया तकमील तक पहुंचाया जाता। डार साहब की कई महीनों की मेहनत है और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ाइनल मीटिंग्स पेरिस में की, उसको अपनी फाइनलिटी की तरफ लेके गए, तो ये फाइनेंस की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। डार साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म साहब ने एक एक्स्ट्रा एफर्ट किया आउट ऑफ द वे जाके, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए ज़रूरी थी कि आपके बाकी भी जो ममालिक की तरफ से इमदाद आनी होती है, वो देखते हैं कि आपका IMF प्रोग्राम जो है वो किस हद तक आगे चला है, उसमें कोई संजीदगी आई है नहीं आई, उसको आप पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं नहीं पहुँचा रहे।
तो देखिए $3 अरब तो हैं और वो एक 9 महीने का अग्रीमेंट आपका है, मगर उसमें बाकी जो कमिटमेंट्स हैं उनको मज़ीद मजबूत करने के लिए ज़रूरी था कि IMF के साथ जो शराइत थी जिनको माना गया था उसके बावजूद मुआहिदा नहीं हो सका, तो हमने तो शराइत मान ली थी, तो मुआहिदा हो जाता ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इकॉनमी पे। अब देखें ना, जैसे ही मुआहिदा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, रुपए की कदर में इजाफा, ये क्योंकि इस्तेहकाम की तरफ चीज़ें जा रही हैं और मार्केट इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती है और बाकी ममालिक जो आपकी मदद करना चाहते हैं वो भी देखते हैं कि जी ये एक मुआहिदा तय पा गया है, तो उनको भी इमदाद देने में, मदद करने में आसानी होती है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक बयान में कहा कि इस मुआहिदे में बहुत कंट्रीब्यूशन है बिलावल भुट्टो जरदारी का और आर्मी चीफ का। आपने जब गुफ्तगू की तो उन दोनों का जिक्र नहीं किया, उनका कंट्रीब्यूशन था या ऐसी कह दिया? नहीं, देखें बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है। आज काबीना की मीटिंग थी, मैं इसमें शरीक था, अभी कुछ देर पहले वहीं से आ रहा हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिक्र किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन ममालिक में गए और जो उन्होंने एफर्ट्स अपने किए, बिल्कुल उस पर कोई शक नहीं है। और आज काबीना की मीटिंग में भी जनरल आसिम मुनीर साहब का खुसूसी तौर पे जिक्र हुआ कि उनकी बड़ी काविश है और वो उन्होंने भी भरपूर इसमें अपना किरदार ना सिर्फ इसमें अदा किया बल्कि सऊदीया की तरफ से जो इमदाद आनी थी उसमें भी उनका बड़ा भरपूर किरदार है। तो ये बिल्कुल क्रेडिट इन दोनों शख्सियात को भी जाता है, इसमें कोई शक नहीं। कहा जाता है कि इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे, उस हवाले से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब असम्बली कब तहलील करते हैं। कोई तारीख आपके, ज़ाहिर है आप उनके साथ रहते हैं, कोई पता होगा? नहीं, देखिए मेरा तो ख्याल है कि हम अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे और वो तो 14 अगस्त को आई थी, 12 अगस्त को जो है वो आखिरी दिन है, तो वो जो आइनी मुद्दत है उसको इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। अच्छा, केयर टेकर कौन आ रहा है? अभी तक कोई ऐसा नाम सुनने में नहीं आया, ना इस पर भी मुशावरत शुरू हुई है। मेरा ख्याल है थोड़ा कबल वक्त है और मेरे इल्म में कोई ऐसा नाम नहीं है कि वो अभी कोई फ्लोट किया गया हो या डिस्कशन हुई हो या इवन किचन कैबिनेट में कोई नाम लिया गया हो। सोशल मीडिया पे ज़रूर एक दो नाम फिर रहे हैं, बट उसके अलावा कोई अभी तक मुशावरत इस पर शुरू नहीं हो सकी। लेकिन जाहिर है आपकी डेली मुलाकात है, कोई हिंट को आइडिया तो होगा। मेरे मन को कह रहे शायद खाकान अब्बासी साहब होंगे कुछ नहीं, बट देखे ना, शायद खाकान अब्बासी साहब ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी है और वो मरी के इलाके से अपने हलके से इलेक्शन जीतते आए हैं और इस दफ़ा पार्टी ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको लाहौर से बाई इलेक्शन लड़वाया और वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होकर असेंबली में आए। तो अब मेरी तो ये ख्वाहिश होगी बतौर पॉलिटिकल वर्कर के कि शायद अब्बासी साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ के अपना किरदार अदा करें। वो अभी भी कर रहे हैं, करते रहते हैं। अच्छा, ये बड़ी थ्योरियाँ चल रही हैं सोशल मीडिया की हद तक कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसका दौरानिया तवील होगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो सकता है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे, एक्सटेंडेड पीरियड होगा, कोई इकनॉमिक एमरजेंसी लग जाएगी। इसमें कुछ हकीकत है? इकनॉमिक एमरजेंसी का जवाज़ नहीं पैदा होता। IMF से मुआहिदा तय पा गया और चीज़ें अब जो हैं वो एक मुस्बत रुख में जा रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी का कोई जवाज़ है या फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी लगा के कोई जो मईशत को खुदा न खास्ता उससे एक नुकसान पहुँचेगा, एक अनसर्टनटी, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई इस बात में कोई, यानी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। मुझे तो नज़र आ रहे हैं कि इंशाल्लाह। मियाँ साहब कब आ रहे हैं? मियाँ साहब इंशाल्लाह जल्द आएंगे। देखिए, जो उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए थे वो तमाम केसेस सियासी बुनियादों पे, सियासी इंतकाम के तहत बनाए गए थे। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपने उसको बड़ा डिटेल में स्टडी किया है। तो कानूनी मुशावरत उनकी जारी है और कानूनी मुशावरत के तहत जहाँ जहाँ जो अपील दायर होनी है वो मुकर्ररा वक्त पर इंशाल्लाह दायर होंगी और इलेक्शन से पहले आके इलेक्शन कैंपेन को इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ लीड करेंगे। क्या मियाँ साहब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बंदेयाल साहब चले जाएं, काजी साहब हल्फ उठा लें, उसके बाद आएँ? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि कोई भी बैठा हो वो मियाँ साहब की अपील जितनी स्ट्रॉन्ग है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एवन फील्ड की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर थी तो उनसे पूछा गया कि आप पे इल्ज़ाम क्या है, तो उन्होंने, वकील ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे मियाँ नवाज शरीफ की मुआवनत और एयानत का इल्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ पे क्या इल्ज़ाम है? उन्होंने कहा जी ये फ्लैट्स का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि हम मुआवनत और एयानत को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि जो मेन क्राइम है वो हुआ है कि नहीं हुआ। उसमें फिर जब वो तफसील में गए तो इस नतीजे पर पहुँचे
कि मियाँ नवाज शरीफ तो इसमें बेकसूर हैं, इसलिए मुआवनत और इयानत का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मरीम नवाज साहबा बरी हो गई, बाइज्जत बरी हो गई। तो अगर आप इन केसेस को देखें तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, कानून और इंसाफ होगा तो ये बिल्कुल क्लियर कट केसेस हैं और इनकी ऑलरेडी नज़ीरें मौजूद हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा का केस मौजूद है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। अच्छा, इलेक्शन होंगे और वक्त पे हो जाते हैं अगर, तो आपका जाहिर है पीटीआई तो अब है ही नहीं, कोई उसका टिकट लेना ही नहीं चाह रहा, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग मुस्लिम लीग नून, वो सारे वोटर मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाह रहे हैं। आपका मुकाबला किसी सियासी जमात से कम पंजाब में नहीं है, लेकिन महंगाई से आपका मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून की एक मिथ थी कि ये जब भी आते हैं महंगाई कम होती है और उसके बाद अवाम की फलाह तरक्याती प्रोजेक्ट, तो शहबाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये मिथ तोड़ दी है। उनके दौर में जितनी महंगाई हुई है लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। देखिए, बात फिर वही है कि शहबाज शरीफ साहब की लेगेसी इस दौर की क्या होगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। मुश्किल हालात में सियासत को दाव पे लगा के रियासत बचाई, जाने से पहले IMF का मुआहदा फ़ाइनल किया, इत्तेहादी हुकूमत को स्टीयर किया, साथ लेकर चले। मुश्किल वक्त में जब भी कौम ने आवाज़ दी या नहीं दी, वो सैलाब हों, वो कोई भी मुश्किल वक्त कौम पे आया हो, शहबाज शरीफ आपको फ्रंट रो में खड़े नज़र आए। और मैं ये समझता हूँ कि महंगाई के तोड़ के लिए जिस तरीके से रूस से तेल लाने में उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया कि सस्ता तेल आए ताकि यहाँ पे सस्ते तेल की फरामी हो, महंगाई कम हो, कौन करता है और इतना आउट ऑफ द वे जाके। तो मैं ये समझता हूँ कि महंगाई जिन्होंने की थी और वो नाज़ी हुकूमत के बिल्कुल करीब करीब थी, उन्होंने जो महंगाई की थी उसके तोड़ के लिए हमने इक़दाम ज़रूर किए हैं। और ये मिथ तोड़ी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुश्किल तरीन हालात में भी काबिलियत नहीं रखती खुदा ना खास्ता मुल्क को संभालने की, संभाल के दिखाया है, रियासत भी बचाई है और सियासत भी बचाई है। अच्छा, ये सियासत बचने का फैसला तो इलेक्शन ही करेंगे। आपके ख्याल में इस सूरत हाल में, गिवन पॉलिटिकल सिचुएशन में, आप क्या देख रहे हैं? अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून का क्या पोजीशन होगा? 2018 में बदतरीन सियासी इंतकाम था। प्री पोल रिगिंग, पोल वाले दिन रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, पार्टी को तोड़ा गया जितनी भी तोड़ी जा सकती थी, जनूबी पंजाब महाज बनाया गया, लोगों की आर्म ट्विस्टिंग की गई, क़यादत को जेलों में भेज दिया गया, सज़ाएं दिलवा दी गई। उसके बावजूद हम पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। हमारी सीटें 122 थीं और तहरीके इंसाफ की सीटें 110 या 111 थीं। तो हम तो उस बदतरीन तूफ़ान के बावजूद पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और नेक टू नेक 1 to 1 मुकाबला तहरीके इंसाफ के साथ था। 297 सीटें पंजाब असेंबली की। तो अगर तब बदतरीन दौर में भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, अब तो लोगों में बड़ा शऊर है, लोग इस बात को समझते हैं, दो चीज़ों को, कि 2018 में क्या हालात थे और फिर 4 साल में क्या हालात किए गए, उन हालात को संभालने में हमने अपना क्या किरदार अदा किया। और जो सबसे अहम बात कि 9 मई के जो वाक़यात हैं और जो एक एंटी स्टेट बयानिया है और एक लॉलेसनेस, एनार्की की तरफ मुल्क को ले जाने की जो कोशिश है, जिसमें ना ये देखा जाता है कि ये किसी शहीद की जो है वो यादगार है या कि ये किसी एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है। मैं स्वाबी गया, मैंने कैप्टन कर्नल शेर खान के भाई के सामने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी, उन्होंने मुझे गले से लगाया। मुझे चैन नहीं आ रहा था कि एक ऐसा शहीद जिसको दुश्मन जिसकी दाद दे रहा है, जिसको ब्रिगेडियर MPS बाजवा, एक डेकोरेटेड ऑफिसर है इंडियन आर्मी का, वो कहता है कि जी मैंने इतना बहादुर जवान लड़ते हुए कम ही देखा है, और उसकी साइटेशन लिख रहा है, उसकी बॉडी के साथ पाकिस्तान उसको भिजवा रहा है। तो देखिए, ये जो वाक़यात है ना, इनका भी बड़ा किरदार है। हमारे लोग, स्पेशली जो हमारा वोटर है, मैं हल्के में, मेरा छोटा भाई MP है, मैं अक्सर जाता हूँ हल्के में, तो लोग मुझे ये कहते हैं, और हमारा जो टिपिकल जो अपना है सपोर्ट बेस है, वो लोग आके बात करते हैं कि जी ये हमें काबिल कबूल नहीं है जो इन्होंने किया है, इन्होंने जुल्म किया है, ज्यादती की। लेकिन थोड़े अरसे पहले तो आप लोग खुद बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। गुजरांवाला में मियाँ साहब कहते थे कि जनरल बाजवा ये आपका लाया हुआ नमूना है, इसे संभाले। तो उस वक्त तो फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी सहूलत से बात करते थे। तो इसका मतलब है कि मसला सिर्फ हुकूमत लेना था। मियाँ साहब ने कभी भी तहजीब व तमद्दन के दायरे को नहीं छोड़ा, कभी जिस तरह ये न्यूट्रल जानवर और ये इस तरह के अलकाबात से नहीं नवाजा। मियाँ साहब का क्या मुतालबा था? मियाँ साहब का मुतालबा ये था
कि इदारा एक फ़र्द वाहिद की हिमायत छोड़ के गैर जानिबदार हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, ये मुतालबा था। अप्रैल 2022 में इदारे का सरबराह खुद कहता है कि हम न्यूट्रल हो गए। जब न्यूट्रल हो गए तो हमारा तो मकसद पूरा हो गया ना। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि किसी भी एक फरीक की तरफदारी ना की जाए। और देखिए, बातें बाद में खुली कि इमरान खान साहब बजट पास कराने के लिए फ़ोन कराते थे, इमरान खान साहब असेंबली में हाज़िरी पूरी करने के लिए फ़ोन कराते थे, और उसमें देखें वो जब हटी सपोर्ट तो वो धड़म से अपने मुंह के बल गिर पड़े। तो हमारा तो मुतालबा ये था, हमारी और तो किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। आप लोगों ने बहुत ड्रम बीटिंग की है कि जनाब हाइब्रिड निज़ाम था, जनरल बाजवा इमरान खान के हवाले से। अगर आपको हुकूमत इलेक्शन के बाद मिलती है, मियाँ साहब पाकिस्तान में होते हैं, आप उन किरदारों को सज़ा देने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ये हाइब्रिड निज़ाम बनाया था? देखिए, एक नई रिवायत डली है जिसमें 9 मई के वाक़यात के बाद इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इदारे ने खुद की है, और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तफसीलात जो है वो मंजर आम पे लेके आए हैं। मेरी राय में हमें मुल्क की तरक्की, इकॉनमी की रिवाइवल, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म वज़ा किया गया है, ये साइड बाय साइड चलता रहे। इसका मतलब है कि आप अपने उस मुतालबे से हट गए हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब होना चाहिए? नहीं, देखिए, उस मुतालबे से हटा नहीं, मैंने तो एक राय का इजहार किया, और वो ऑब्वियसली पार्टी की आदत बैठेगी और वो जो भी फैसला उन्होंने करना होगा वो उस पर मुशावरत ज़रूर करेंगे। आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ का भी एहतसाब करने की कोशिश की? बिल्कुल की गई थी, मगर मेरी राय है इसमें वो बड़ी सिंपल है। ठीक कि पहली दफ़ा रिवायत जो डली है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की, वो साइड बाय साइड चले। हमें फोकस करना चाहिए मुल्क की तरक्की के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के ऊपर। बाकी फिर पार्टी की आदत बैठेगी, जो फैसला करेगी उस पर मुशावरत होगी। आपने बड़ा क्लोजली काम किया शहबाज शरीफ साहब के साथ, और कैसे वज़ीर आज़म हैं वो? देखिए, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे कुर्ब हासिल रहा है मियाँ नवाज़ शरीफ का भी, मियाँ शहबाज शरीफ का, मरीम नवाज़ साहिबा का, हमदा शहबाज साहब का। इन चारों का मुझे कुर्ब हासिल रहा है। और पार्टी में बड़े कम लोग हैं, मेरा ख्याल है मैं और मरीम औरंगज़ेब ये 2 लोग हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि हमने सबके साथ काम भी किया है, सबकी जो है वो कुर्ब हमें हासिल है, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के पुराने दौर में और इस दौर में बड़ा फ़र्क है। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के, बतौर वज़ीर आला के, वो बिल्कुल काम और सिर्फ काम पे फोकस करते थे, मगर इधर एक इजाफी जिम्मेदारी जो उन पर आन पड़ी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ, वो सियासी मैनेजमेंट की थी। कोलिशन गवर्नमेंट को लेके चलना, एक लचक रखना, उसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट को खुद स्टीयर करना। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें काम हो रहा है दिन रात और शफाफियत है, मेरिट है, मेहनत है, और दूसरी तरफ कोलिशन गवर्नमेंट के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखना, बैलेंस रखना। उसमें भी कई जमातें हैं जिनके आपस के इख्तलाफात को रिजॉल्व करवाना। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा ही मुश्किल काम था जो किया, और बड़े ऐसे तरीके से उसको निभाया। आपकी बात का ये मतलब निकाला जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से बेहतर वज़ीर आज़म? नहीं, देखें, वो तो शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि ये वज़ारत उज़्मा एक तो नंबर 1 ये मियाँ नवाज़ शरीफ की अमानत है। मियाँ नवाज़ शरीफ हमारे कायद हैं, और मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई भी उनके बराबर तक पहुंच सकता है। कोई सेंस ऑफ मतलब राइवलरी तो होगी ना, कोई छोटा मोटा होता थोड़ी है। प्राइम मिनिस्टर है तो एक भाई जाहिर दिल से तो चाहते हो कि शहबाज शरीफ साहब कि यार मैं ही रह जाऊँ प्राइम मिनिस्टर। नहीं, वो कतर नहीं चाहते, उसकी वजह सुन लें। लेकिन फिर भी है मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ वफादारी जो है वो उसको अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। वजह लेकिन मैं आपको ये, जब नवाज शरीफ साहब जेल जाने के लिए आए थे, शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट नहीं पहुंच मैं तो उसका नहीं शायद हूँ ना, मैं आपको वो एक्सप्लेन भी करता हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास माजी में बड़े मौके थे, बहुत सारे अदवार में बहुत सारी ऑफर्स की गई। उन्होंने जेल जाना तस्लीम कर लिया, सख्तियाँ बर्दाश्त करना तस्लीम कर लिया, जिला वतनियाँ काटना तस्लीम कर लिया, भाई को दगा देना तस्लीम नहीं किया। भाई के साथ वफादारी में, जिस तरह मैंने कहा, वो अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। लाहौर में जब हमने लोहारी गेट से उस काफ़िले का आगाज़ किया और हम नहर के पुल तक पहुँचे, उसके आगे
मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी रेंजर तैनात थी और कितने लोग ज़ख्मी हुए। मैं आपको भी तस्वीर दिखाऊंगा, आप चला दीजिएगा अपने इसके साथ, कि वहाँ पे जगह जगह पे उस वक्त मीडिया ब्लैकआउट भी था, जगह जगह पे लड़ाई थी, जगह जगह पे झगड़ा था। एक हमारा कारकुन है राना सत्तार, उसको 12 टांके लगे, उसका सर फाड़ दिया गया। तो वो एक तसादम की सूरत हाल थी। पहुंचने की कोशिश भरपूर की गई, काफिले को तेज़ भी चलाया गया, और जितने लोग उस दिन निकले थे मैंने कम निकलते हुए देखे हैं। तो मैं इस बात को बिल्कुल रद्द करता हूँ कि इसमें खुदा ना खास्ता कोई बदनीयती शामिल थी या पहुंचने की कोशिश नहीं की गई। भरपूर कोशिश की गई, मगर उसको नो गो एरिया बना दिया गया था, और जो है वो 3-4 सिक्योरिटी एजेंसीज की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट थी, और उस एरिया को बिल्कुल ब्लॉक करके रख दिया गया था। नवाज शरीफ साहब दुबई में हैं आजकल, वहाँ पर कहा ये जा रहा है कि कुछ तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिल रहे हैं, कुछ अरब शयूख से और उमरा से और आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, फोकस उनका इकॉनमी है। तो वो तो बाज़ तो यूँ लग रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, कैबिनेट का इजलास और कहाँ से पैसे आने इकॉनमी के लिए, तो ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ हमारे कायद भी हैं, इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, कौम का फ़िक्र उनको लाक है और हमेशा लाक रहा है, और वो इस बारे में कंसर्न भी हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी सज़ाएँ फ़ौरी ख़त्म होनी चाहिए, उनकी नाअहली ख़त्म होनी चाहिए, और मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह उनको चौथी मरतबा जो है वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ देखूँ। तो ये बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ के अहल हैं कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादती हुई उसको रिवर्स किया जाए, और वो जो एक तमीर व तरक्की का सफ़र था जिसको रोका गया वो वहीं से जारी हो और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जारी हो। दो लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों की जमात नहीं समझी जाती, और ये सवाल मैंने मरीम नवाज से भी किया था कि वो जैसे बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहा जाता था कि एक स्टेज आई कि जहाँ उन्हें अंकल से छुटकारा हासिल करना पड़ गया। नौजवान कोई हमें और पढ़े लिखे लोग ना बहुत, मतलब एक कुछ लोग जो फेस होते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम, जो अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ज़्यादातर लोग उस तरह के नहीं हैं, और नौजवान बहुत ज़्यादा इनकरेज भी नहीं है। इसकी क्या वजह? देखिए, ये थोड़ी जमात में कमी रही है कि अगली नस्ल को तैयार करने में, आगे लाने में शायद वो किरदार अदा नहीं हो सका जो होना चाहिए था। मगर मुश्किल दौर में नौजवान क़यादत ने, जितने भी नौजवान जो सामने आए हैं वो मुश्किल दौर में सामने आए हैं, लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, अपनी जगह बनाई है, और पार्टी के अंदर ये एक्सेप्टेबिलिटी ज़रूर है। अब देखें ना, मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का मरकज़ी सतह पे। एहसन इकबाल साहब मेरे सेक्रेटरी जनरल हैं, अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं पार्टी की खिदमत करता रहूँगा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पार्टी की, और इसी तरह बहुत सारे मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं। देखिए, पार्टी के अंदर मौक़े ज़रूर मौजूद हैं, कमी रही है, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ। इसमें बेहतर ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, बेहतर मौक़े होने चाहिए थे, मगर फिर भी ये पार्टी की एक पॉलिसी ज़रूर है कि यंग लोगों को एक मौका भी दिया जाए आगे आने का, और इनकरेजमेंट भी दी जाती है। थोड़ा सा तख़ीर से इनकरेजमेंट हुई, मगर वो अब पार्टी ने इस चीज़ को तस्लीम किया है, और अब इनकरेजमेंट में मज़ीद इजाफा हो रहा है। मरीम नवाज़ को आप फ्यूचर में किस पॉलिटिकल रोल में देख रहे हैं? देखिए, मैं उनमें बहुत सारी सलाहियतें हैं जिसके तहत उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। मुश्किल तरीन दौर था तो बाई इलेक्शंस में मैं वहाँ पे मुश्किल तरीन इलाक़ों में ख़ुद जाके कैंपेन चलाता था, पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करता था, लड़ता था, भिड़ता था, जैसे भी करके, और वो कैंपेन उन्होंने लीड की। स्पेशली डस्का का इलेक्शन आप देख लें, आप वज़ीराबाद का इलेक्शन देखें, इतनी इनकरेजमेंट थी कि जिस वज़ीराबाद के इलेक्शन में जब मैंने वो वोटों के थैले पकड़ लिए रंगे हाथों, तो मेरी आवाज़ मरीम नवाज शरीफ साहिबा बनी, मुझे इनकरेजमेंट उन्होंने दी, वो खड़ी रहीं। जिस इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने लीड किया है, जो उन्होंने बड़े बड़े सियासी इज्तिमात किए हैं, जिस तरीके से मुश्किल काटी है, कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, बाप की उंगली पकड़ के जेल चली गई, तो एक तो उनका सियासी फ्यूचर इंशाल्लाह बड़ा ब्राइट है। और पॉलिटिकल रोल मैं समझता हूँ कि चीफ ऑर्गेनाइज़र पार्टी में सदर के बाद सबसे बड़ा होता है, और तमाम नहीं कोई वज़ीर आला पंजाब, प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्ट्री क्या होगा? देखें, वो फ्यूचर में मियाँ नवाज शरीफ जो भी डिसाइड करें, मगर आई सी हर एट द टॉप इंशाल्लाह, कि वो इस मुल्क को लीड करने की भी सलाहियत रखती हैं, और उनमें अल्लाह ताला ने बड़ी क्वालिटीज़ दी हैं। और मैं ये भी समझता हूँ इसके साथ साथ कि जो मिसाली एक दोनों भाइयों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन थी जो मियाँ नवाज शरीफ में
मियाँ शहबाज शरीफ में वही मिसाली कोऑर्डिनेशन अगली नस्ल में भी देखने को आ रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा में और हमजा शहबाज शरीफ में। वो अक्सर कहती हैं कि जी मैं जिस तरह मुझे हुसैन नवाज़ हैं वैसे ही मुझे हमजा शहबाज शरीफ हैं। तो ये इत्तेहाद व इत्तफाक है जिसकी वजह से ये आज जो है वो हालात बेहतर भी हो रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा कलीदी किरदार होगा पाकिस्तान की फ्यूचर की पॉलिटिक्स में। वन लास्ट क्वेश्चन, हम जब प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, हमें पता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, मरीम नवाज़ का भी कुछ लोग नाम लेते हैं कि वो चलो वज़ीर आज़म नहीं बनी तो वज़ीर आला बन जाएंगे, हमजा शहबाज वो वज़ीर आला बन जाएंगे। कभी किसी स्टेज पर मुस्लिम लीग नून में जो है अता ताड़ड़ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हो सकता है, वज़ीर आला बन सकता है, या ये ख़ानदान तक नशिस्तें महदूद हैं? देखिए, ख़ानदान की बात क्यों होती है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें ख़ानदान काटता है। और ये पिछले 4 साल भी आप देख लें, कुर्बानियाँ ख़ानदान ने दी। और ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात होती है, मरूसी सियासत की बात होती है, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर पूरी फैमिली सफ़र कर रही है कि झूठे केसेस हैं, 3-3 साल 4-4 साल कैद में डाल दिया गया है, जिलावतनियाँ काटनी पड़ी हैं, बेगम की वफ़ात की खबर जेल में दी जाती है, आखिरी लम्हात में फ़ोन पे बात नहीं कराई जाती। तो जब इतनी सख्तियाँ मुश्किलात बर्दाश्त फैमिली करती है तो क्या उनका हक़ नहीं है कि वो किसी ओहदे पर भी फायज हो? और दूसरी बात ये पार्टी के अंदर एक कंसेंसस की बात भी है। अता तारड़ को किसी से मसला होगा, किसी को अता तारड़ से मसला होगा, क़यादत पे सब मुत्तफ़िक हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमारे रीजन में एक पिक्यूलियर चीज़ है, लोग इसको पसंद करते हैं, लोगों के दिलों में रची बसी है, मगर इसके साथ साथ क़यादत फिर उस मेयार पे भी पूरा उतरती है जिसका लोग उससे तवक्को रखते हैं कि इस मेयार पे पूरा उतरें। और मुश्किलात काट के जद्दोजहद करके लोगों ने जाने कुर्बान कर दी हैं। पीपल्स पार्टी की आप मिसाल देखें, मतलब इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, हमने इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और मरूसी सियासत, इसको मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपसे हमारी दोस्ती भी है और हम समझते हैं कि जो लोग मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, जो जमहूरियत के बारे में बात करते रहे, जो सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से बात करते रहे, उसमें अता तारड़ का नाम एक बड़ा नाम है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।